जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 16 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आप इन दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट करिए। हमारे पास आपके लिए है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओईआरओ, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी एग्जाम और इवन हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। तो बिना अपना समय वेस्ट किए इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और फटाक से कोर्सेज को ज्वाइन करो। और ये है आज के टॉपिक्स, जिनको एक एक करके हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी टॉपिक्स मैं आपको समझाऊंगा उनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और टॉपिक्स को जो है वो नोट डाउन करना है। जो भी मैं बोलूंगा नोट डाउन करने के लिए वो चीज है ना। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करो। सिर्फ फोकस करो मेरी आवाज के ऊपर, मेरी बातों के ऊपर, जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोल्डन डिकेड ऑफ अनुभव अवार्ड्स 2025 के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारा टाइटल है। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। 18 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2025 कंडक्ट किए जा रहे हैं। लिख लेना, नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2025। पहला ये टाइटल तो ये डाल लो। आप जो चीज बोलूंगा जैसे लिखने के लिए वैसे नोट बना लो। आगे लिख लेना डैश करके, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। इस साल ये अवार्ड्स अपनी 10th एनिवर्सरी कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 10 साल जो है वो इसको कंप्लीट हो गया। नीचे वाली लाइन में ये लिख लेना। टोटल 15 अवार्डीज होंगे जो 11 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से सेलेक्ट किए गए हैं, और इसमें 1/3 महिला रिप्रेजेंटेशन भी शामिल है। राइट, तो 15 लोगों का अवार्ड मिल रहा है 11 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के, और 1/3 अवार्ड जो है वो महिलाओं को भी दिया जा रहा है। तो ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन या एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ये लिखने की जरूरत नहीं, जितना मैं मार्क कर रहा हूं ना उतना बस लिखना है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस के अंदर, शासन में, कैसे इंप्रूव होता है ऐसे इनिशिएटिव से? बता सकते हैं आप मुझे? जैसे कि ये अवार्ड में महिलाओं को भी रिप्रेजेंट जो है वो किया जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना, कि मतलब आप महिलाओं को जो है वो गवर्नेंस में, शासन में जो है वो शामिल होने के लिए मोटिवेट जो है वो किया जा रहा है। ये अवार्ड जब महिलाओं को मिलेगा तो उससे और महिलाओं को जो है वो अवेयरनेस बढ़ेगी और महिलाएं जो है वो गवर्नेंस की फील्ड की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगी। यस, आइए इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो लिख लेना, ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? 2015 में। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स के वेलफेयर के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंडर आती है। और ये अनुभव पोर्टल इनिशिएटिव का पार्ट है। अनुभव पोर्टल इनिशिएटिव का ये पार्ट है। ये पॉइंट लिखिए आप। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको आवाज काफी अच्छी सुनाई दे रही होगी, काफी अच्छी क्वालिटी में आपको आवाज मिल रही होगी शायद, है ना। मुझे कंफर्म कर देना कमेंट बॉक्स पे। तो ये अनुभव पोर्टल, ये अनुभव पोर्टल इनिशिएटिव का पार्ट है। अब नीचे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या है इस अवार्ड का। तो रिटायर्ड एम्प्लॉइज के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करना। जो सरकारी एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, जो रिटायर्ड होते हैं, तो उन्होंने क्या गवर्नमेंट के अंदर एक्सपीरियंस किया, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो उसको दर्शाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री जो है इंडिया की, उसको प्रिजर्व करना। जो हमारी प्रशासनिक इतिहास है उसको प्रिजर्व करना। तीसरा पॉइंट, शासन इंप्रूव करना नॉलेज शेयरिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको यह क्लियर हो गई कि नेशनल अनुभव अवार्ड, किस चीज का अनुभव? जैसे आप आगे चल के जब रिटायर होंगे अपनी सर्विस से, अपनी पोस्ट से, जैसे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिटायर्ड हों, या कुछ लोग कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर्ड हों, या कुछ लोग एज अ आईजी के तौर पर रिटायर्ड हों, या डीआईजी के तौर पर, जो भी जिस भी पोजीशन से आप रिटायर होगे आने वाले समय में, तो ये अवार्ड आपको भी मिल सकता है। आप जिस प्रकार से अपना वो शेयर करोगे एक्सपीरियंस। बट हाँ, ये चीज जो है वो ध्यान में रहे कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है। ये लिख लो आप, ये लिख लो,
इसकी एलिजिबिलिटी, ये आपको जो है पता होनी चाहिए। ये नोट डाउन कर लो आप कि किन को ये अवार्ड जो है वो मिलेगा। तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होना जरूरी है, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुए, बैंक्स के एम्प्लॉय, या सेंट्रल पीएसयू के आप एम्प्लॉय हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, सेंट्रल पीएसयू के एम्प्लॉय, या पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय। क्लियर? कंडीशन यह है कि वो या तो रिटायर होने वाले हों अगले 8 महीने में, या पिछले 3 सालों में रिटायर हुए हों। तो याद रखिएगा ये कंडीशन, अगले 8 महीने में रिटायर हुए हों या उनके रिटायर हुए 3 साल हुए हों, तो वो इस अवार्ड लेने के हकदार बन सकते हैं। समझे आप? तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको चूज किया जाता है, जिसके बेस्ट एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट की फील्ड में उसको शेयर भी किया जाता है। फिर उस आधार पर उनको अवार्ड्स मिलते हैं कि देखो उन्होंने सर्विस के दौरान जो है वो कितना योगदान दिया इस कंट्री को, कितना बेटर एडमिनिस्ट्रेशन किया, और उनकी बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर की जाती है दूसरे ऑफिसर्स के बीच में। जब आप ट्रेनिंग में रहोगे ना, आपको इस प्रकार से एक्सपीरियंस ऑफिसर्स आकर आपको ट्रेनिंग भी देंगे, पता है आपको। तो मैंने आपको बताया 2015 में इसकी शुरुआत होती है, 2015 में। 2022 में अनुभव अवार्डीज स्पीक वेबिनार सीरीज शुरू हुई, कि जिसमें जिन लोग को अवार्ड मिलता है तो वो सामने आकर जो है वो इनकरेज करते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स को और भी लोगों को। फिर 2023 में अवार्ड्स की संख्या बढ़ाकर 15 हो गई। साथ ही कैटेगरी वाइज स्टार्ट भी हुआ एलोकेशन, लेवल 1 to 6, लेवल 7 to 12 और लेवल 13+। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2024 के अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑब्जेक्टिव मार्किंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया इन लोगों ने। फिर 2025 में फीडबैक और सजेशन को भी मार्किंग की गई। तो ये सब चीजें उतनी कुछ खास नहीं है, जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतना जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और अभी 42 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ने अराउंड 1500 राइटअप्स पब्लिश किए हैं। 1500 यानी कि आप कह सकते हैं स्टोरीज, एक प्रकार से एक्सपीरियंसेस रिटायर्ड एम्प्लॉयज के या रिटायर्ड होने वाले एम्प्लॉयज के। उसमें से 15 सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें एसबीआई बीएचईएल के एम्प्लॉयज जो है वो पहली बार देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं का पार्टिसिपेशन 1/3 तक बढ़ गया है, जो कि अच्छा साइन है इंक्लूसिव गवर्नेंस का। 2015 से 12,500 से भी ज्यादा इस प्रकार की स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं पोर्टल पे। अब तक 59 अनुभव अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, प्लस 19 जूरी अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। तो सोचो अगर डीआरडीओ के रिटायर्ड साइंटिस्ट अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे पॉलिसी मेकिंग में कितना ह्यूज वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो हमें अवेयरनेस कैंपेन और बढ़ाने की जरूरत है इस चीज से रिलेटेड। महिलाओं और लो पेयर स्केल के एम्प्लॉयज के पार्टिसिपेशन इंकरेज करना होगा, राइट। और जो भी डेटा सामने आ रहा है, स्टडी या एक्सपीरियंसेस सामने आ रहा है, उसको पॉलिसीज में इंक्लूड करो ऑफिसर्स के, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, क्योंकि उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो बहुत हेल्प कर सकता है कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और पोर्टल के डिजिटल आर्काइवल और पब्लिक एक्सेस को और स्ट्रॉन्ग करना होगा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, कि जिससे कि सभी लोगों तक इसका एक्सेस जो है वो आसानी से पहुंच सके। अच्छा, मेरी आवाज़ कहीं बीच बीच में ब्रेक तो नहीं हो रही? बस ये थोड़ा सा बताना आप, है ना। आप लोग के लिए थोड़ा सा सिस्टम और इन्हेंस किया है और बढ़ाया है, थोड़ा खर्चा किया है, थोड़ा लाइक का बटन जरूर हिट करना। कुछ एक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, एक मैंने एक्सपर्ट को बुलाया था तो उसने कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है वो इंक्लूड करी हैं। अब देखो, मेरे हिसाब से तो आवाज़ अच्छी आनी चाहिए, बट बस ब्रेक ना हो, बस बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, वो बस मैं चाह रहा हूँ। तो बस ये वाला टॉपिक था, जितना मैंने आपको बताया बस उतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अरे बाबा, ये बड़ा दिल दुखाने वाला डिसीजन सामने आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि मैं खुद डॉग्स की सेवा करता हूँ। डॉग्स क्या, मैं तो सब जितने भी पशु देखने को मिलते हैं मुझे, तो उनकी मैं कोशिश करता हूँ कि सेवा कर सकूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई बेजुबानों की सेवा करना, क्योंकि साले जुबान वाले लोग बदतमीज होते हैं, है कि नहीं। सभी लोग पे अप्लाई नहीं होता, बट ये कलयुग में 98% लोग जो है वो सेल्फिश हो चुके हैं। अब लोगों के 2-2, 3-3 चेहरे, 4-4 चेहरे, पता नहीं क्या क्या है इस दुनिया में। बट आप लोग ब्यूरोक्रेट्स हो, आपको अपनी क्वालिटी अलग बनानी पड़ेगी भाई।
आपके पास एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें आप एक चीज़ मेरी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि आपका कैरेक्टर जो है वो या तो स्ट्रिक्ट रखो आप, कि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूं, मैं बड़ा कट्टर हूं, या फिर अपने कैरेक्टर को बहुत काम रखो, सोबर रखो, सिंपल रखो। और मैं आपको बता रहा हूं सेकंड वाला जो कैरेक्टर है ना वो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप स्ट्रिक्ट रहोगे ना तो दुनिया आपको थूकेगी, भले ही सामने इज्जत करे बट पीठ पीछे बोलेगी अरे यार वो बदतमीज है। बट वहीं अगर आप थोड़े प्यार से, और ज्यादा प्यार भी नहीं है ना, लिमिटेड प्यार, ज्यादा किसी से बात नहीं, किसी ने कुछ बोला बस मुस्कुरा के सर हिला दे जी जी बस, कि उससे शो होगा कि आप ईगोइस्टिक नहीं हो, एटीट्यूड आपके अंदर नहीं है। बट ये चीज है कि आपको सभी के साथ घुलना मिलना नहीं है। ब्यूरोक्रेट सबके साथ घुलते मिलते नहीं है। अच्छे ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो काम बिहेवियर, काम नेचर के होते हैं, वो देखकर बस मुस्कुरा देंगे, सर हिला देंगे, बट फिर अपने काम से काम में मतलब रखेंगे, बात भी उससे करेंगे जिससे रिक्वायर्ड है। तो ये कैरेक्टर जो होगा ना आपका, ये आपका बहुत बेस्ट कैरेक्टर होगा आपकी लाइफ के लिए, अगर आप अपने कैरेक्टर को इस तरीके से बनाओगे। क्योंकि देखो हम ही हैं, हम अपने आप की पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। आज की रेट में कोई व्यक्ति अगर आपको कैसा, आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपने आप को वियर करते हैं। और जैसा जैसे होता है ना कि अपन अच्छे कपड़े पहनेंगे तो अपन अपना इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, तो यहां पर अच्छा कैरेक्टर पहनना भी जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब रेगुलरली पहनोगे तो वो आपके नेचर में ढल जाएगा, तो आप बदल सकते हो अपने आप को, बताए बस सिर्फ आपको करना यही कि अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लेकर आना है। ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो, ज्यादा घुलो मत किसी से, हर किसी की आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं है ना। जो आपका दायरा है उसमें रहकर आपको जितनी हेल्प बनती है उतनी करो, बाकी भाड़ में जान दो दुनिया को। अब मेरे नेबर्स ही हैं, मैं बाहर के स्ट्रीट डॉग जो मेरे घर के पास में आसपास दिखते हैं मुझे, तो मैं उनको खाना खिलाता हूँ। कहीं मैं जाके खाना नहीं खिलाता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बट मैं जब देख लेता हूँ कि हाँ यार वो है तो मैं खिला देता हूँ। और मेरे पास रेगुलर बेसिस पर मेरे कुछ घर के बाहर स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो आते हैं, उनको मैं फूड जो है वो देता हूँ। मैं उनको फूड देता हूँ और मेरे नेबर जो है वो डंडा लेके उनको भगाते हैं। तो सोचिए दिस इज द थिंग्स, कि ऐसी चीजें हैं। बट मैंने बहस नहीं करी उनसे। क्यों बहस नहीं करी? मैं चाहता तो उनको 4 गालियां दे देता, मन मुटाव होता। मैंने बात करना बंद कर दिया। आजकल चीजें मैं आपको भी समझाना चाहता हूं, आपको अगर लाइफ को बड़ा आसान बनाना है ना, तो लोगों को समझो, और लोगों को अगर आप लगे कि यार ये आपके टेम्परामेंट का व्यक्ति नहीं है, और जहां आपने इस तरीके से लोगों को समझना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मैं आज की डेट में समझ लेता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति जो है यार ये अपने लेवल का नहीं है, तो इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं। तो वो साइड वाले डंडा जो मार रहे हैं, भाई तुम्हारा कर्म में होगा डंडा। मारते नहीं है मतलब, मार दे तो फिर मैं उनकी बैंड बजा दूं फिर मैं अच्छे से। वो भी मारा नहीं उन्हें, मतलब ऐसे डंडा लेके बाहर पीछे दौड़ते हैं, भगाते हैं, हट 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 ऐसे ऐसे करते हैं। अब वो ठीक है, वो उनका लुकआउट है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा। बट हाँ, जिस दिन डंडा उनने अगर मार दिया तो उस दिन, अब बोलना सही नहीं है, किसी के बारे में बोलना गलत है, बट उस दिन अंकल जी की बहुत पिटाई होगी फिर। क्योंकि मैं फिर एज नहीं देखता हूं। अगर मैं इज्जत कर रहा हूं तो इज्जत मैं एज देख के ना इज्जत करता हूं, और किसी की गलती पे मैं रहम भी नहीं करता फिर। बट वही चीज है कि भाई जब ये तब करना है कि जब एक बाउंड्री क्रॉस हो। बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रही तब आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो मुस्कुराओ या फिर चुप हो जाओ, निकलो अपने काम से, काम में मतलब रखो कि मेरा काम है खाना देना, सामने वाले का काम है मारना या डराना, डराते रह तू। बट हाँ, जिस दिन तूने बाउंड्री क्रॉस करी, जिस दिन वो डॉग को जो है वो पड़ी, ची किया डॉग, उस दिन निकलेगी पिस्टल और फटा तेरी मजाक कर रहा हूं, पिस्टल वगैरह तो नहीं निकालूंगा ऑब्वियसली, गैंगस्टर थोड़ा ना अपन, वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ नहीं, मेरे घर पे सीसीटीवी लगा है, उनके घर के सामने जहां पे वो भगाते हैं वो रिकॉर्डेड रहता है। मेरे पास बहुत सारी उनकी क्लिप्स हैं ऑलरेडी। चाल ब्यूरोक्रेट खेलता है तो ऐसे ही खेलता है कि उसको जिसको अटैक करना है उसके एविडेंसेस पहले ही अपनी जेब में है। तो मुझे पता है जिस दिन डंडा पड़ेगा उस दिन पेटा के पास कुछ वीडियोस चले आएंगे कि देखिए आप, ये निकल निकल के घर के बाहर भगाते हैं इस तरीके से डंडा लेके, और आज तो मार भी दिया ने डंडा। बस कैप्चर एंड गॉन। तो अपने आप को इतना स्मार्ट रखो आप कि आपको पता है कि ये बंदा आपके लिए पंगा बन सकता है, तो या तो दूर ही हो जाओ, इतनी दूरी हो जाओ कि आमना सामना ही ना हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मजबूर हो, आमना सामना हो रहा है, तो उसके एविडेंसेस इतने अपने जेब में होने चाहिए
कि जिस दिन गलती हो, मैंने एक्चुअली नेबर के एक रिलेटिव है, मतलब उन्हीं के साथ ही रहता हूँ, उन्हीं के घर में, तो उनको उनकी कुछ चीज़ें भेज के उसको बता दिया था कि मैंने कहा देख यार, अपन नहीं चाहते कि इस इतनी एज में अंकल आंटी जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर पालें या कोर्ट कचहरी के लाइन जो है वो लगाएं। अपन नहीं चाहते भाई, तो तू थोड़ा देख ले यार, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस मैटर पर, बस अपन ने इतना बोल दिया, खत्म बात। तो उनको भी कहीं ना कहीं है कि यार ये लड़का जो है वो उत्पात मचा सकता है, तो अपन से तो बोल नहीं रहा अंकल आंटी कुछ। तो मैं आपको क्या चीज़ समझा रहा हूँ, मैं ये सब स्टोरी बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, स्टोरी बताने का ऑब्जेक्टिव है आप चीज़ें समझो कि आपको लोगों से कैसे डील करना चाहिए जिंदगी में। जिस दिन आप समझ गए तो आप उस दिन अपनी लाइफ को इजी बना लोगे और अपनी तैयारी, अपने फोकस में बढ़िया तरीके से रहोगे। ये पढ़ने वाली चीज तो आप पढ़ ही लोगे यार, इस पढ़ने में क्या है। देखो क्या बोल रहा है ये, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में सभी जितने भी ये स्ट्रे डॉग्स हैं, गली सड़क के कुत्ते, इंडीज, इनको पकड़कर परमानेंटली जो है वो शेल्टर में शिफ्ट कर दिया जाए। रीजन ये है कि रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली बच्चों के ऊपर और बुजुर्गों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। बच्चे भी तो इतने घटिया हैं कि कुत्ते को पत्थर मार रहा है। तो जब तुम जीव जंतु को पत्थर मारोगे तो वो तो अटैक करेगा ही भाई। अब मैं क्या ही बोलूं, अब देखो इस पर मैं टिप्पणी नहीं देता, क्योंकि देखो अब उसमें बायस हो जाऊंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है मेरे घर पे भी एक डॉगी है और मैं भी कुछ 2-1 साल से जो है मैं थोड़ा सा पेट और पशुओं के प्रति जो है इंक्लाइंड हो गया हूं, तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा, नहीं तो फिर वो मेरी बात जो होगी वो बायस वाली हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी ऐसी चीज सीखोगी जिसमें आप एक पक्ष रखो। ऑब्वियस ही बात है कि जिनके पास डॉग्स नहीं उनके पास पक्ष दूसरा है। मेरे नेबर की भी गलती नहीं है, क्योंकि नेबर के घर के सामने जो है वो डॉग पॉटी कर देता है ये बात भी, ये केस भी मैं सामने रखूं तो भाई ऑब्वियस ही बात है, कोई नहीं चाहेगा उसके घर के सामने कोई पॉटी करे। बट मारना इज नॉट द गुड थिंग। मैंने उनसे इस बारे में, उनने मुझसे बोला कि बेटा देखो पॉटी कर देते हैं ये, तो मैंने कहा तुम्हारे कर्मा ही ऐसे होंगे, मेरे घर के सामने तो नहीं कर रहा है, और मेरे घर के सामने कर भी देते हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती नहीं है भाई, मैं तो बहा देता हूँ, मुझे पता है कि डॉग से बेचारे बेजुबान है। फिर आंटी बोलती हमें जो है वो उसको देना पड़ता है, 10-10 रुपये मांगता है वो बाहर जो साफ करने के लिए आता है। तो उस दिन मैंने आंटी को बोला, मैंने आंटी आप ये सब साफ सफाई के लिए 10-10 रुपये, कर्मा होता भी है, मैंने तो एक चीज़ देखी है लाइफ में, मैंने कहा ये 10-10 रुपये आप महीने के 300 हो गए ना, मेरा महीने का परमानेंटली जो है वो 2,500 से 3,000 रुपये का ये डॉगीज के फूड का खर्चा आता है। और बाहर वालों का, मेरे वाले का तो अलग शौक है उसके बेचारे के शैतान के मेरे उसके वो तो और महंगा आदमी है। तो मेरे का 2,500-3,000 का तो मैं आंटी जी इन्हीं लोग को जो है वो दे देता हूँ। आप देखिए, अब देखते तो हो, आते रहते हैं सामान, कभी बिस्किट आ रहा है, कभी ये डॉग फूड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो मेरा तो ये सीन चलता है। बट मैं कंप्लेन तो करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। आप भी थोड़ा अच्छा काम करो, आपकी किस्मत में शायद ये लिखा हो कि हाँ भाई थोड़ी सेवा इस टाइप की कर लो। बट नहीं, लोगों को अब ठीक है, सबकी अलग अलग अपनी सोच होती है भाई, अपन बोलते नहीं ज़्यादा, हमें बस सही रहना है। अब आपका क्या विचार है इस चीज़ को लेकर कि डॉग्स को शेल्टर में डालने का डिसीजन क्या सही है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। बचपन से लेकर अभी तक आपने देखा होगा घर के बाहर डॉगीज तो रहते ही हैं, और जब हमने नहीं, सदियों से लोग जो है वो देख रहे हैं, और डॉग तो इंसान का बेस्ट फ्रेंड जो है वो माना जाता है। मैंस बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना इसको, ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड। पालतू जो सबसे पहला जो पशु था वो कुत्ता ही था, है ना, ऐसा कहा जाता है, पढ़ा भी है बहुत सारी चीजों में। भैरवनाथ जी का अवतार बोलते हैं, क्या काफी सारी चीजें हैं, इससे रिलेट भी करो तो। बट वो तो हर एक पशु, हर एक चीज में जो है वो जीवन है भाई। लोगों ने जिस प्रकार से डिफॉरेस्टेशन किया उस प्रकार से डॉगीज को भी हटाया जा रहा है, उनकी नसबंदी करवाई जा रही है। किसी की रिप्रोडक्टिव राइट छीनना है, एक्सटेंशन हो जाएगा ना बेटा, तो एक एक करके सबका होगा। अभी ह्यूमन समझ नहीं रहा है, वो तो जब विपत्ति आएगी तब एक साथ ही आएगी, कुछ नहीं कर सकते। और वो तो है ही, कंफर्म है कि सब खत्म होना है एक दिन, उस चीज को तो कोई रोक नहीं सकता। तो आपका क्या विचार, आप बताइएगा। म्युनिसिपल बॉडीज को बोला गया है कि 8 हफ्ते के अंदर शेल्टर को बनाया जाए जिसमें 5,000 डॉग्स की कैपेसिटी हो। अच्छी चीज यह है कि यहाँ पे आवारा इंसान जो होते हैं, गलीच लोग, उनको तो कोई पकड़ के बंद नहीं करता है, कुत्ते पकड़ के बंद करेंगे, और नहीं हो पाएगा भाई, ये बहुत कुत्ते हैं।
कहां कहां से बंद करोगे आप? बहुत लोग यार, बहुत लोग अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस जजमेंट को लेकर, बट प्रोटेस्ट वोटेस्ट करने की क्या जरूरत भाई? अब देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भाई माई बाप है, उसने जो बोला कुछ सोच समझ के बोला होगा। और ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन सिर्फ ह्यूमंस के बारे में सोचता है, प्रायोरिटी उसके लिए ह्यूमंस की हेल्थ होती है और होनी भी चाहिए। बट साथ ही साथ दूसरों को भी तो देखना है, जिस प्रकार से पेड़ पौधे काटे गए उस प्रकार से ये जानवर भी खत्म हो रहा है। आप धीरे से जो है वो एक दिन सबको खत्म कर दोगे। गायों को देखो, गायों के ऊपर कितना अत्याचार होता है, मशीन लगा दिए जाते हैं उनके थन में दूध निकालने के लिए है। अगर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस में बाधा डालेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लिया जाएगा। ये चीज भी क्लियर हो गई है भैया। ऑब्स्ट्रक्शन टू द रिमूवल प्रोसेस बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विल इनवाइट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। खतरनाक भैया, कुछ नहीं बोल सकते आप। अधिकारी लोग हो, आने वाले समय के आपको पालन करना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का। सिस्टम का आप हिस्सा हो, सिस्टम ने बोला है कि हटाना है तो आपको सिस्टम की बातें करनी है, इमोशनल नहीं होना भाई किसी भी चीज के लिए। याद रखिए मेरी बात, ये सिस्टम ने ये चीज बोली है कि ये चीज होनी है, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो वी हैव टू फॉलो दैट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो दैट वी हैव टू फॉलो। उनने बोला तो कुछ सोच समझ के बोला है। उनने बताया, देखिए 5726 डेथ हो चुकी है रेबीज के कारण, आईसीएमआर ने डेटा दिया है, और इनमें 95% डॉग बाइट्स की वजह से होती हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में स्टरलाइजेशन और रिलीज बैक इन लोकेलिटी का प्रोविजन है, लेकिन ये मॉडल फेल हो गया है रेबीज को और डॉग अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो कोर्ट ने आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया, राइट टू लाइफ एंड सेफ मोबिलिटी विदाउट फियर। लिख लेना, राइट टू लाइफ एंड सेफ मोबिलिटी विदाउट फियर, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूडिंग सेफ मोबिलिटी विदाउट फियर ऑफ अटैक। लिख लो। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला और कहा कि नहीं भैया बंद करो कुत्तों को अब। कितने लोगों की डेथ हुई? 5726 रेबीज के कारण। मर्डर के कारण कितने लोगों की डेथ होती है? एनसीआरबी का क्या डेटा है, कोई बताएगा मुझे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कोई बता सकता है कि मर्डर्स कितने होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स कितने होते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स पे डेटा बताओ। हर 3 मिनट में एक व्यक्ति मर रहा है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। मर्डर के कारण कितने लोग मर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, जरा सर्च करो इस डेटा को, फिर एक एनालिसिस करेंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सही दिया, तो जैसे ये स्ट्रिक्ट डिसीजन कुत्तों के लिए दिया गया, ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन रेपिस्ट के लिए क्यों नहीं आता? सोचने वाली बात है भाई, बट लिखने वाली बात नहीं है ये, याद रखना मेरी बात। मेंस में लिखना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज गुड, और अल्टीमेटली इंडिविजुअल ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी रहती है। बट इमोशनली देखा जाए तो मुझे तो बेजुबान ज्यादा बेटर लगता है जुबान वालों से क्योंकि धोखा नहीं देते यार वो लोग। पर मेरा वाला है थोड़ा शैतान है, मेरे वाले के पास आओगे तब सन में आएगा, तब हताश हो जाओगे सब लोग हैं। ठीक है यार, जो भी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट माई बाप है, जैसा वो बोलेगा वैसा सुनना पड़ेगा। ऑर्डर तो दे दिया उनने। क्राइम कम नहीं हो पाए तो कुत्ते कम हो पाएंगे क्या? मुस्कुराओ, ऑर्डर का पालन करो। कानून तो बनते हैं बट कानून का पालन देखना होता है भाई। बट मुझे बस डर एक छोटी सी चीज का है कि ये शेल्टर में रिलीज करने की जगह ये लोग इसको लोगों को मार ना दें, ये ब्रूटैलिटी ना हो जाए, बस उस बात का मेन डर है। तो उसके लिए बस आप स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर लो तो अच्छी बात है। ये शेल्टर में रहेंगे, टाइम पर खाना मिलेगा, घूम नहीं पाएंगे, मर जाएंगे वैसे भी शेल्टर के। इन लोग को चाहिए घूमने फिरने की जगह, घूमेंगे फिरेंगे नहीं। शेल्टर में एक बंद कमरे में किसी को आप रख दोगे तो कैसे वो जिएगा ज्यादा दिन? जेल है वो तो उनके लिए। या तो जंगलों में छोड़ो, कहीं तो रहने दो उनको, उनकी जगहों पर घर बना लिया अपन ने। अब एनीवेज अब देखा जाएगा, अब जो भी होता है। एनसीआर एरियाज में स्ट्रे डॉग्स को
हटाकर इंश्योर करना कि पब्लिक प्लेसेस में कोई स्ट्रे ना रहे। पकड़े गए डॉग्स वापस उनके एरिया में रिलीज नहीं किए जाएंगे। 5,000 डॉग कैपेसिटी के शेल्टर बनाने का ऑर्डर है। 24/7 हेल्पलाइन, डॉग बाइट केसेस पे के 4 घंटे के अंदर एक्शन लेना है ना। फिर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, लीगल एक्शन जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट लगाना जरूरी है। तो भाई अवॉइडेबल रेबीज की डेथ को प्रिवेंट करना ऑब्जेक्टिव है। बच्चों को और बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करना। एग्जिस्टिंग रूल्स, जो ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं जो फेल हो गए हैं, जैसे कि वही नसबंदी वाला रूल, शहरी एरियाज में स्ट्रे फ्री स्ट्रीट जो है वो इंश्योर करना, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज अर्बन एनिमल मैनेजमेंट में लेकर आना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। रेबीज की डेथ से हजारों की जान बचाई जा सकती है। पब्लिक को सेफ स्ट्रीट मिलेगी, फ्री मूवमेंट मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी, रिकॉर्ड कीपिंग होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी रहेगी, एबीसी मॉडल के लूप होल क्लोज होंगे, मतलब वही नसबंदी वाले जो बताया था मैंने आपको। पब्लिक हेल्थ एथिक्स से गवर्नेंस बेटर होगा। बट आर्ग्यूमेंट यही है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर शेल्टर टाइम पर नहीं बने तो ओवर क्राउडिंग और इनह्यूमन कंडीशन हो सकती है, एनिमल्स की हालत खराब हो सकती है, एनिमल्स के अधिकार और वेलफेयर प्रिंसिपल्स का उल्लंघन है, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, डॉग्स कंट्रोल, रोडेंट्स और वेस्ट ज्यादा होगा। भाई ये सब हर एक प्रजाति एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इकोलॉजी के लिए, परिस्थितिकी तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और इस प्रकार की क्रूएल्टी करना जो है वो नहीं करना चाहिए वैसे तो। अब एनीवेज, बट अगेन फिर से एंड में बोलूंगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फुल एंड फाइनल है, कुछ नहीं कर सकते भाई उसके लिए। जो उनने बोला सोच समझ के बोला और उसका पालन करना है, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा हो। सिस्टम ने जो चीज बोली है यू हैव टू फॉलो इट भाई, ये चीज दिमाग में लगा लो। अब भले ही आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, कितनी भी आप बायस्ड हो या ना हो, बट आपको सिस्टम के हिसाब से चलना है। सिस्टम को चेंज करने की आप कोशिश भूल के ही मत करना। अगर करना है तो फिर एग्जीक्यूटिव आप यानी कि ये ब्यूरोक्रेसी में मत घुसो, ये वाली एग्जाम क्रैक करने वाली। फिर अगर आपको वैसे चेंज करना है तो आप पॉलिटिक्स में जाओ। इस लाइन में आपको जो है वो पहले पढ़ना है, सिस्टम को फॉलो करना सीखना है, फिर सिस्टम के अंदर घुस के फिर आप चेंज कर सकते हो भाई। पहले ही अगर आप बगावत करोगे तो आपके लिए नहीं है, पहले बगावत करने के लिए पॉलिटिक्स है। समझे आप मेरी बात? तो ये चीज मेरी थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब 3, 4, 5 ये 3 टॉपिक जो है ये मैं आपको सेकंड पार्ट में जो है वो दूंगा। सेकंड पार्ट या तो आज शाम में आपको जो है मिल जाएगा या फिर कल मॉर्निंग में जो है अपलोड हो जाएगा।